गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास की मैं पीसीबी एंड पीसीएम की मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो वाली क्लास में आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट का मैं कोई बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, आपकी तरह ही सामान्य आदमी हूँ। बस आप जैसे लोगों को पढ़ाकर कुछ अनुभव प्राप्त हुआ और उस अनुभव को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखो, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। अगर हमारे समझ में आने लगे तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, और समझ में नहीं आए अर्थात हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है, हमारा अवधान नहीं है उसकी तरफ, विषय वस्तु की तरफ, तो हर सब्जेक्ट हमारे लिए कठिन ही होगी। केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है। मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आपको बिल्कुल डराना नहीं चाहता। बहुत इजी सब्जेक्ट है। यदि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, यदि आपका बेस क्लियर है, तो आपको ज़िंदगी में कभी केमिस्ट्री विषय के अंदर कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। केमिस्ट्री को सपनों में देख देख कर भी लोग डरते हैं कि इसके लिए तो कहावत भी बना रखी है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बेवफा, रात को याद करो सुबह सपा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे लिए केमिस्ट्री कोई बड़ी सब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ कि आपने 9th और 10th क्लास बेधड़क तरीके से, बहुत आसान तरीके से पास कर ली। वो आपकी किस्मत है या आपकी मेहनत है, वो आप ही जानते हो, हम नहीं जानते। तो ऐसा अवसर हर बार नहीं आएगा। हमें हमारी मेहनत को कंटिन्यूअस रखना है, और इसी कंटिन्यूअस के साथ मैं आपके सामने केमिस्ट्री सब्जेक्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के 11th क्लास के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि 11th क्लास में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं। और ध्यान रखने की दूसरी बात, मैं कुछ समय आपका शुरू की फर्स्ट क्लास के अंदर ख़राब करना चाहता हूँ। ख़राब का मतलब ख़राब नहीं है, मतलब आपको कुछ अनुभव बताना चाहता हूँ कि 10th तक हम जो सब्जेक्ट कोई भी पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, मैथ पढ़े हैं, सोशल साइंस पढ़े हैं, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें हमारे सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं वो 11th क्लास पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कि केवल 10 से 15% ही आपकी नॉलेज 11th क्लास के अंदर क्या आएगी, काम आएगी। आपको बता दूं मैं कि 11th क्लास के सिलेबस में और 10th क्लास के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। ऐसे नहीं है कि जैसे 8th क्लास का 9th में बहुत कुछ मैच करता है सिलेबस, 9th क्लास का 10th क्लास में बहुत कुछ सिलेबस मैच करता है, लेकिन 10th क्लास का 11th क्लास में ऐसा नहीं है कि आपको 40% सिलेबस मैच मिल जाए, 50% सिलेबस मैच मिल जाए। बिल्कुल डिफरेंस सब्जेक्ट चलेंगे। जैसे फिजिक्स की बुक्स है, केमिस्ट्री की बुक्स है, मैथ या बायो की बुक्स है, टच तो मिलेगा। पिछली क्लास से मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही संपर्क नहीं है उन सिलेबस का, लेकिन बहुत कम। मतलब कि एक तरीके से आपके लिए पहली क्लास है इस बुक्स को लेकर कि आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को अलग से ज़िंदगी में पहली बार पढ़ोगे, फिजिक्स सब्जेक्ट को ज़िंदगी में अलग से पहली बार पढ़ोगे, मैथ्स और बायो को आप ज़िंदगी में अलग से पहली बार पढ़ोगे। अब से पहले साइंस के अंदर फिजिक्स भी चलती थी, केमिस्ट्री भी चलती थी, फिजिक्स बायोलॉजी भी चलती थी, तो विज्ञान के अंदर 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़े थे। अब इन्हीं के पार्ट्स को डिवाइड कर दिया कि आपकी केमिस्ट्री अलग चलेगी, फिजिक्स की बुक्स अलग चलेगी, और एक एक सब्जेक्ट की 2-2, केमिस्ट्री की भी 2 बुक्स, फिजिक्स की भी 2 बुक्स, मैथ्स की भी 2 बुक्स, इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स चलेगी। और अब आगे इसी साइंस को डिवाइड करके हम इसको डिस्क्रिप्टिव विस्तृत रूप से पढ़ते जाएंगे। अब जैसे आगे आपने बायोलॉजी जैसे 12वीं क्लास से पास कर ली, और बायोलॉजी के भी बीएससी के अंदर 3 बुक्स चलेंगी, बायोलॉजी की भी 3 बुक्स हो जाएंगी, बॉटनी, जूलॉजी 2 तो है ही है, और तीसरा केमिस्ट्री। तो बीएससी से बायोलॉजी करने वाले के भी बॉटनी की बुक्स अलग चलती है, जूलॉजी की अलग चलती है, केमिस्ट्री। अब जैसे बीएससी कर लिया आपने, बीएससी के बाद में आप एमएससी करना चाहते हो, तो केमिस्ट्री भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनमें से एमएससी आपको किसी एक सब्जेक्ट से चूज करनी होगी कि आप केमिस्ट्री के कौन से पार्ट से एमएससी करना चाहते हो, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी करना चाहते हो, फिजिकल केमिस्ट्री से एमएससी करना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट से आप एमएससी करना चाहते हो। तो इस प्रकार से मतलब कि सब्जेक्ट्स है जैसे जैसे आगे चलते जाओगे वो पार्ट्सों में डिवाइड होती रहेगी और आप किसी एक चीज़ के विशेषज्ञ बनोगे। जैसे अब 10वीं तक तो हम सभी सब्जेक्टों के विशेषज्ञ हैं, हिंदी के भी है, अंग्रेजी के भी है, संस्कृत के भी है, 6 सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं। आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे बीएससी में किन्हीं 2 सब्जेक्ट के विशेषज्ञ रह जाओगे, एमएससी में किसी एक सब्जेक्ट के विशेषज्ञ कहलाओगे। जब तो एमएससी होता है मास्टर ऑफ साइंस, मतलब आप मास्टर कब बनोगे, जब किसी एक सब्जेक्ट के पूर्णतः क्या हो जाओगे, ज्ञानधारी आदमी। चलो मैं आपका ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करता, तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाह रहा था। इतने बताने के लिए मैंने सब ये कहना चाह रहा था कि 11th क्लास आपके लिए एक तरीके से नई शुरुआत है। यहाँ कोई होशियार स्टूडेंट्स, कोई कमज़ोर स्टूडेंट्स नहीं है, सब एक तरीके से इक्वल है। अब तक जो पढ़ा है सब इक्वल है। अब यहाँ से आपकी ज़िंदगी की सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई और जो व्यक्ति यहाँ से अपनी कोशिश को पूर्णतः क्या करेगा, मेहनत करके अंजाम देगा, वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। और यहाँ से जिसने ढिलाई अपनी ज़िंदगी के अंदर दे दी, मेहनत नहीं की, तो व्यक्ति बहुत पीछे जा सकता है। तो हम 11th क्लास के सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले, कि यहाँ मैं आपको चैप्टर्स नंबर और यहाँ चैप्टर नेम, केमिस्ट्री का आपका जो पहला चैप्टर है कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत, जो हमारा पहले चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 1 है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब कि रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत। इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब कि परमाणु की संरचना। चैप्टर नंबर 2 है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब कि परमाणु की संरचना। इसके बाद में 3rd चैप्टर है हमारा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, मतलब तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता। चैप्टर नंबर 3 है तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता। चैप्टर नंबर 4 है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब कि रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। आणविक संरचना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि ऊष्मा गतिकी। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी। चैप्टर नंबर 7 है हमारा इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम को हिंदी में बोलते हैं हम साम्य अवस्था। इक्विलिब्रियम को हम हिंदी में बोलते हैं
साम्य अवस्था। 8वां चैप्टर है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर हम उपचयन अभिक्रिया और अपचयन मतलब ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद में 9वां चैप्टर है हमारा हाइड्रोजन। यहाँ तक इसे नोट करोगे, नेक्स्ट चैप्टर के नाम आपको मैं आगे लिखवा रहा हूँ। नाइन्थ चैप्टर के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब कि एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व। फिर चैप्टर नंबर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब कि पी ब्लॉक के तत्व। फिर नेक्स्ट चैप्टर कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देयर टेक्निक्स, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के सिद्धांत व तकनीकी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 पर्यावरण एनवायरनमेंट केमिस्ट्री, मतलब पर्यावरण रसायन। तो इस प्रकार से आपके क्लास 11th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर 2 बुक्स हैं और इन 2 बुक्स में हमारे टोटल 14 चैप्टर हैं। हम इन 14 चैप्टर के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। और आपको मैं बता दूं, यदि आप 11th क्लास को ढंग से पढ़ लोगे, अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, तो आपको 12th की केमिस्ट्री समझने में कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन बशर्त आपको 11th क्लास को तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने 11th और 12th क्लास को तरीके से पढ़ लिया तो ये भी मेरा वादा है कि आपको किसी कोचिंग संस्थान में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़ी बड़ी कोचिंग, हेलेन, रेजोनेंस, ये जितने भी कोचिंग्स हैं जिनकी फ़ीस 1-1 लाख, 1.5 लाख है, जो नीट, IIT, AIEEE की तैयारी करवाते हैं, वो करवाते क्या है? वही 11th और 12th का कोर्स करवाते हैं। यदि आपने 11वीं और 12वीं के कोर्स को ढंग से पढ़ लिया तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप घर बैठे किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर जो केमिस्ट्री की नींव है वो टिकी हुई है पीरियोडिक टेबल पर, मतलब आवर्त सारणी पर। आवर्त सारणी आपने 10वीं क्लास में पढ़ी है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है कि आपकी 10वीं से रिलेटेड टॉपिक है। आपने 10वीं क्लास के अंदर भी ये चैप्टर पढ़ा है, साइंस के अंदर आवर्त सारणी। तो हम उस आवर्त सारणी से संबंधित इसमें बात करते हैं। आवर्त सारणी से संबंधित इसके अंदर हमारे पास लगभग 3 चैप्टर हैं। जैसे हमारा 3rd नंबर का चैप्टर मैंने लिखाया था तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता। चैप्टर नंबर 10 आपके सामने आ रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स,
एस ब्लॉक आवर्त सारणी के अंदर ही आता है। फिर चैप्टर नंबर 11 हमारा आ रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक भी हमारी आवर्त सारणी के अंदर ही आता है। तो आवर्त सारणी से 3 चैप्टर तो आपको बिल्कुल क्लियर सामने दिख ही रहे हैं कि हमें 3 चैप्टर आवर्त सारणी से संबंधित पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहले क्यों ना आवर्त सारणी पर ही चर्चा करें, अर्थात 3rd चैप्टर को हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज आपको देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आवर्त सारणी को हमें याद करना है, कौन कौन से ब्लॉक होते हैं आवर्त सारणी में, कौन से ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, कौन सा उनका एटॉमिक नंबर होता है, कौन सा उनका मास नंबर होता है, कौन सी उनकी वैलेंसी मीन्स संयोजकता होती है। तो इन सभी के बारे में बताने के लिए आप शुरू से मेरी क्लास को ध्यान से समझोगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप 1 मिनट के अंदर आवर्त सारणी बना दोगे और आवर्त सारणी में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले आप तुरंत जवाब दे दोगे। और IIT, AIEEE, नीट कोई सी भी एग्ज़ाम हो, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें आवर्त सारणी से क्वेश्चन नहीं आता हो, ये मेरा वादा है। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, कितनी भी बड़ी एग्जाम के साइंस से संबंधित पेपर को उठा के देख लेना, आवर्त सारणी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से मस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड होता है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। तो हम सबसे पहले हमारे चैप्टर के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। आवर्त सारणी मतलब कि पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी, अब आवर्त सारणी, बहुत सी आवर्त सारणी आई। आवर्त सारणी में डोबेराइनर का त्रिक नियम, इसके अलावा हमारे पास लास्ट की जो आवर्त सारणी आई थी जिसमें भी कमी रह गई थी रहने को, तो लेकिन सबसे अच्छी आवर्त सारणी जिसे माना जाता है आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले की आवर्त सारणी जिसे हम कहते हैं, उस आवर्त सारणी को याद किस प्रकार से करें वो हमारे लिए याद करना मस्ट है, अर्थात ज़रूरी है। तो इस आवर्त सारणी को याद करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे आपको जो आपको ध्यान रखनी है। आवर्त सारणी में पता है आपको वर्ग 18 होते हैं, आवर्त 7 होते हैं। तो उन 18 वर्ग को और 7 आवर्त को हम कैसे ध्यान रखें, ये कोई मैं याद करने की आपको ट्रिक्स बताऊंगा। कोई बुक्स के अंदर नहीं लिखा हुआ है, कोई रूल्स नहीं है कि आप इसी प्रकार से याद करो। आप किसी भी प्रकार से इसे याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको यहीं याद करवाने की, और आपको कोशिश करनी है कि आपको भी यहीं याद हो जाए। आपको पीछे के लिए कोई काम नहीं छोड़ना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे तुरंत आप पढ़ते रहो, ध्यान में रखते रहो, आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कोई समस्या नहीं आएगी। देखो सबसे पहले आवर्त सारणी के अंदर वर्ग नंबर प्रथम, पहले वर्ग की बात कर रहे हैं, और पहले वर्ग के अंदर याद करने का तरीका है कि हलीना नाम की कोई लड़की है, इन तीनों से मिलकर एक लड़की का नाम बन रहा है लीना, हलीना। हलीना करे, हलीना करे रब, रब यानी भगवान, रब से, हलीना करे रब से फरियाद, फरियाद मीन्स प्रार्थना। ये पहले वर्ग को याद करने की ट्रिक है कि हलीना करे रब से फरियाद। अब इसी तरीके से हम वर्ग संख्या 2 की बात करते हैं कि वर्ग संख्या 2 को कैसे याद किया जाए। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। दूसरे वर्ग को याद करने का तरीका हमने आपको बताया है कि बेटा मांगे
कन्या, सुंदर बाप, राजी। ये हमारे आवर्त सारणी के 2 वर्ग हुए और इस आवर्त सारणी के इन 2 वर्गों को हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये कौन से ब्लॉक हैं? एस ब्लॉक। अब यहीं से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं। तो एस ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं, वर्ग प्रथम और वर्ग सेकंड। वर्ग प्रथम को ध्यान रखना क्षारीय धातु कहते हैं और वर्ग द्वितीय को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। पहले वर्ग को क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है और दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। तो वर्ग प्रथम का उपनाम है क्षारीय धातु, इसे जानते हैं क्षारीय धातु के नाम से, और यह है हमारा क्षारीय उपधातु। इसके बाद वर्ग संख्या 3 आएगी, 3 के बाद वर्ग संख्या 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, वर्ग संख्या 11, वर्ग संख्या 12। तो ये 10 वर्ग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन 10 वर्गों को डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ध्यान रखना, डी ब्लॉक के अंदर कौन से वर्ग से लेकर कौन से वर्ग तक के तत्व आते हैं? डी ब्लॉक के अंदर वर्ग संख्या 3 से लेकर और वर्ग संख्या 12 तक के तत्व आते हैं, जिसमें डी ब्लॉक इस पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे आवर्त से स्टार्ट होता है इसके अंदर। और डी ब्लॉक को याद करने का तरीका है शक्ति वक्र में फेंको निकुंजन। ऐसे करो, आप एक बार इनको लिख लेना, फिर अलग से याद करने की ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा। डी ब्लॉक का जो प्रथम सारणी है, प्रथम श्रेणी है, इसे हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसे याद करने का तरीका है शक्ति वक्र में फेंको निकुंजन। दूसरा तरीका और भी है कि साइंस टीचर की, कोई विज्ञान की टीचर है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, उस साइंस की टीचर का नाम है विनीता कृपलानी। मन फेंको ना, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको ना क्यों जलाती हो। तो ये तो तरीके हैं, पैटर्न्स है। आप किसी भी अपनी भी कोई ट्रिक बनाकर इन्हें क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसकी जो द्वितीय श्रेणी है संक्रमण तत्व की, कि यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राहों में पड़े तो आग में कूद जा। यारी मतलब दोस्ती, जरा निभा कि दोस्ती आपको निभानी है, यारी जरा निभा मौत तक, दोस्ती कहाँ तक निभानी है? मौत तक। अगर मौत तक दोस्ती निभाने के बाद में भी रुकावट राहों में पड़े तो फिर आग में कूद जा। ये तो तरीका है याद करने का, आप अपना भी पैटर्न बना सकते हो। इससे अगली जो श्रेणी है इसकी,
ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। इसका मतलब है कि आपने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ में गुंडे होते हैं जो दुकान वालों से, ठेले वालों से हफ्ता मांगते हैं। हफ्ता मतलब 7 दिन का उनका खर्चा, साप्ताहिक खर्चा होता है, उसे हम हफ्ता कहते हैं। उनसे हफ्ता मांगते हैं और हफ्ता नहीं देने पर उनकी ठुकाई कर देते हैं। तो उसी से संबंधित इसकी ट्रिक है ला हफ्ता, ला हफ्ता कि हफ्ता दे, वरना रे नहीं तो उससे इधर पिटाई और होगी, उससे इधर पिटाई और होगी। कि ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। इसी के बाद में इसमें चतुर संक्रमण श्रेणी भी आती है इसी प्रकार से। इसके बाद एस ब्लॉक बन गया, डी ब्लॉक बन गया, डी ब्लॉक के बाद इसके आगे आता है पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक स्टार्ट होता है वर्ग संख्या 13 से। कहाँ से होता है? वर्ग संख्या 13 से। तो आपको एस ब्लॉक और डी ब्लॉक तो मैंने आज की क्लास में बता दिया। इसके बाद मैं आपको अगले पी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की जो चर्चा करेंगे हम, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कोई बाधा नहीं समझनी है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट कोई कठिन विषय नहीं है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। आपको पढ़ने में आनंद आएगा यदि आपकी केमिस्ट्री के प्रति रुचि होगी। यदि केमिस्ट्री के प्रति आपकी रुचि नहीं है तो मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता कि आपकी केमिस्ट्री समझ में आए। हाँ, अगर आपकी रुचि पढ़ने के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर है, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपकी कि आपको केमिस्ट्री 100% समझ में आएगी। ऐसे तो जब रुचि अधिगम का सबसे बड़ा सोपान होता है, अर्थात जब तक किसी व्यक्ति के अंदर रुचि नहीं है, तत्परता नहीं है, तो उसे उस कार्य करने में मतलब सफलता प्राप्त नहीं होगी। एक एग्जाम्पल आता है कि किसी घोड़े को पानी पीने के लिए तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अर्थात इसका मतलब क्या है कि हमने घोड़े को तालाब तक ले गए, वो हमारा काम है, आपके पेरेंट्स ने आपको स्कूल तक भेज दिया। अब उस तालाब में से पानी हम नहीं पिला सकते घोड़े को, अर्थात अब हम केवल आपको समझा ही सकते हैं। समझना जो काम है वो आपका है। इस प्रकार से इसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप हंसते रहो ज़िंदगी में, आपको कभी केमिस्ट्री के प्रति कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।